हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबी शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिकों का क्रम चल रहा था, ये परमाणु की संरचना को लेकर के चल रहा था। उन्हीं पुरानी टॉपिकों को एक बार हम फिर से समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें हम आपको परमाणु की जो संरचना है, परमाणु की संरचना, इसी संरचना के रेफरेंस में हम आपसे बातें कर रहे थे। तो इसी में मैंने बताया था आपको कि सबसे पहला जे टॉमसन साहब ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, उसके बाद रदरफोर्ड ने दिया था, उसके बाद नील्स बोहर दिए थे। तो चलिए इन्हीं सारी बातों को एक बार हम फिर से ध्यानपूर्वक समझते हैं। चीज़ें इस चैप्टर में ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से हैं क्योंकि 9th से लेकर के उससे छोटी कक्षाओं में भी ये चीज़ें आप पढ़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आप आगे चल करके परमाणु संरचना से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आगे चल करके इंटरमीडिएट के जब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे वहाँ भी हमको परमाणु की संरचना ही पढ़नी है। तो वहाँ जब पढ़ेंगे हम लोग तो ये सारी चीज़ें अगर हम यहाँ अच्छी तरीके से समझे रहेंगे तो वहाँ और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक बार पुनः। तो जो परमाणु है इसके रेफरेंस में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जे टॉमसन। ठीक है, तो थॉमसन या टॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिए सन 1904 की बात है जब पहली बार हमारे सामने परमाणु कैसा है ये बताया गया। ठीक है, जे टॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने 1904 ईस्वी में पहला अपना परमाणु मॉडल हमारे सामने प्रस्तुत किया। इस परमाणु मॉडल में इन्होंने बताया कि परमाणु जो है ये दो प्रकार के द्रव्य कणों से मिलकर के बना है। एक धनावेशित कण से मिलकर के बना है, दूसरा ऋणावेशित कण से मिलकर के बना है। जो धनावेशित कण है ये तरबूज की तरह ऐसे परमाणु में पूरे भाग में फैला हुआ है और जो ऋणावेशित कण है वो उसमें तरबूज के बीज की तरह धंसे हुए हैं। बात समझ में? ठीक है, और किसी भी परमाणु में जितने कण धनावेशित होते हैं उतने ही कण ऋणावेशित होते हैं, अतः जो परमाणु होता है ये उदासीन होता है। इतनी सारी बातें जे टॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में हमको बताई। ठीक है, 1904 में पहला परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया हमारे सामने, जिसमें हमको ये बताया गया कि जो परमाणु है ये परमाणु दो प्रकार के कणों से मिलकर के बना है, एक धनावेशित कण से, दूसरा ऋणावेशित कण। परमाणु एक तरबूज की तरह, तरबूज का उदाहरण लेकर के इन्होंने बताया कि जैसे तरबूज होता है, तरबूज का जो लाल भाग पूरे तरबूज में बिखरा होता है, इसी तरीके से जो धनावेशित भाग है, जो हमारे परमाणु का धनावेशित कण है, ये उसी तरबूज के लाल भाग की तरह पूरे भाग में, पूरे परमाणु में बिखरा हुआ है। लेकिन जो ऋणावेशित कण है ये तरबूज की बीज की तरह होते हैं। जो जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं उसी तरीके से धनावेशित भाग में हमारा जो ऋणावेशित कण है, ऋणावेशित जो द्रव्य है ये उसमें से बीज की तरह धसे हुए हैं। इस एग्जाम्पल देने की वजह से जे टॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, इस परमाणु मॉडल को हम तरबूज का मॉडल भी कहते हैं। बात समझ में? ठीक है, इनके परमाणु मॉडल में बहुत सारी त्रुटियां थी और इन त्रुटियों को सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने दूर की। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग किया, जो कि हमने पीछे आपको कई बार बताया है। तो उसी अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से कुछ अपनी महत्वपूर्ण बातें रदरफोर्ड ने हमको दी। जैसे रदरफोर्ड ने पहली बात हमसे ये कही कि कोई भी परमाणु एक खोखला गोला होता है। ठीक है, क्या होता है? परमाणु एक खोखला गोला होता है और इस खोखले गोले के लिए इन्होंने कहा कि परमाणु उदासीन होते हैं। परमाणु कैसे होते हैं? विद्युत उदासीन होते हैं। और परमाणु कोई भी तत्व हो, कोई भी पदार्थ हो, इनके जो सभी परमाणु होते हैं, सभी परमाणु दो भागों से मिलकर के बने होते हैं। पहला कि धनावेशित भाग और दूसरा धनावेशित भाग जहां एकत्रित रहता है उसके बाहर का वह विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं।
तो रदरफोर्ड ने ये दो बातें हमसे स्टार्टिंग में कही कि जो परमाणु होता है ये एक विद्युत उदासीन खोखला गोला होता है और ये दो भागों से मिलकर के बना होता है। पहला भाग इसका धनावेशित होता है और दूसरा भाग जो होता है धनावेशित भाग के बाहर और परमाणु के भीतर ही, लेकिन धनावेशित भाग के बाहर एक विशाल सा रेंज होता है, एक विशाल सा क्षेत्र होता है जिसमें कोई जो कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। बात समझ रहे? इन्होंने हमको ये बताया कि परमाणु के भीतर एक छोटा सा ठोस गोला होता है। इस ठोस गोले की प्रकृति जो होती है ये पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है और किसी भी परमाणु का कुल धनावेश और कुल द्रव्यमान, किसी भी परमाणु का कुल धनावेश और कुल द्रव्यमान इसी छोटे से भाग में केंद्रित रहता है, जिसे इन्होंने नाभिक नाम दिया। बात समझ में आई? ठीक है। किसी भी परमाणु का जो कुल द्रव्यमान होता है, कुल द्रव्यमान तथा धनावेश, ये धनावेश इसी धनावेशित भाग वाले क्षेत्र में, इसी धनावेशित भाग में रहता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। बात समझ में? इसी का नाम क्या पड़ा? नाभिक पड़ा। और इन्होंने बताया हमको कि किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक का आकार 10⁻⁻12 सेंटीमीटर से 10⁻⁻13 सेंटीमीटर के बीच में। बात समझ में? ठीक है। किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है, इस नाभिक का आकार 10⁻⁻12 सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁻13 सेंटीमीटर के बीच में होता है। क्लियर? ठीक है। इन्होंने ये बताया कि जो हमारा परमाणु होता है, इस परमाणु का जो आकार होता है, इसकी जो त्रिज्या होती है, इसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है। इसके बाद परमाणु के रेफरेंस में इन्होंने हमको ये बताया कि जो नाभिक होता है, नाभिक के बाहर अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर कुछ कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। बात समझ में? इन्होंने क्या बताया कि नाभिक के बाहर अपेक्षाकृत कुछ अधिक दूरी पर कुछ कक्षाएं होती हैं जिनमें हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता है, फ्री तरीके से घूम रहा होता है। अगला पॉइंट इन्होंने हमको ये बताया कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, ये नाभिक पर उपस्थित धनावेशित यूनिटों की संख्या के लगभग बराबर होती है। ठीक है। नाभिक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो नाभिक होता है, नाभिक पर जो धन आवेश होते हैं, धन आवेश के यूनिटों के बराबर होती है। इसी कारणवश इलेक्ट्रॉन की जो आवेश होते हैं और जो नाभिक का आवेश होता है, इनके यूनिटों की संख्या आपस में बराबर होने के कारण जो परमाणु होता है, ये कैसा होता है? विद्युत उदासीन होता है। इसके बाद इन्होंने ये बताया था परमाणु मॉडल में ही कि इनके बाहर ऐसी जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऐसे वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। तो इन्होंने ये बताया कि नाभिक जो कि धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेशित होता है, तो नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। नाभिक जो है इलेक्ट्रॉनों पर अपना आकर्षण बल लगाता है, लेकिन नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक में नहीं गिरते हैं। नाभिक में ना गिरने का रीज़न क्या है? इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चलता है, तो वृत्ताकार मार्ग में चलने के लिए उनको अपकेंद्र बल की आवश्यकता होती है और यही अपकेंद्र बल इन इलेक्ट्रॉनों को संतुलित किए रहता है, अर्थात उन्हें नाभिक में गिरने से रोकता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का पूरा परमाणु मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। एक बार अगेन सुनते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को। देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में ये बताया कि कोई भी परमाणु दो भागों से मिलकर के बना हुआ है, एक धनावेशित भाग, दूसरा धनावेशित भाग के बाहर का वह विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक, आगे इन्होंने कहा कि किसी भी परमाणु का
जो कुल धनावेश होता है, जो कुल द्रव्यमान होता है, ये एक छोटे से भाग में केंद्रित रहता है जिसको इन्होंने नाभिक नाम दिया। इन्होंने आगे बताया कि जो नाभिक का आकार होता है, जो नाभिक की त्रिज्या होती है, लगभग 10⁻12 सेंटीमीटर से 10⁻13 सेंटीमीटर के बीच में होती है। एंड इन्होंने हमसे ये भी कहा कि जो पूरा परमाणु होता है, परमाणु की जो त्रिज्या होती है 10⁻8 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है। इन्होंने हमको बताया कि नाभिक के बाहर जो विशाल क्षेत्र होता है, इस विशाल क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनों को नाभिक अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरते नहीं हैं। तो ना गिरने का इन्होंने रीज़न दिया कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है, और अगर ये वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो इसको अभिकेंद्र बल की आवश्यकता यानी अपकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी कण वृत्ताकार मार्ग में तभी मूव कर सकता है, तभी गति कर सकता है जब उसे अभिकेंद्र बल यानी अपकेंद्र बल मिलता है। अगर अपकेंद्र बल नहीं मिलता है तो वो वृत्ताकार मार्ग में गति नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी, चूंकि वो वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा होता है, तो उसको अभिकेंद्र बल कहीं ना कहीं से मिल रहा होता है। और कहाँ से मिलता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल से मिलता है। ठीक है, ये बाद में मालूम चला। तो आकर्षण बल जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लग रहा है, इसी को अपकेंद्र बल संतुलित किया रहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है। ठीक है। इन्होंने ये भी बताया था कि किसी भी नाभिक में जो धनावेशित यूनिटों की संख्या है, ये उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, जिसके कारण हमारा जो परमाणु होता है ये उदासीन होता है। तो ये हो गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब जरा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में हम कमियां देखते हैं कि ये पूरी तरीके से सक्सेस क्यों नहीं है। देखिए सर, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां। देखिए, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, मैक्सवेल का जो नियम है हम इंटरमीडिएट में जा करके पढ़ेंगे। तो मैक्सवेल के मुताबिक अगर कोई भी कण गतिमान है तो वो हमेशा गतिमान कण प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ठीक है, यानी तरंगों का उत्सर्जन करता है, चाहे प्रकाश कह लीजिए चाहे तरंग कह लीजिए। तो रदरफोर्ड ने यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में गति तो कर रहा है, तो मैक्सवेल के इस नियम के अकॉर्डिंग अगर वो वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है तो मैक्सवेल के मुताबिक वो कण जो वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है वो गतिमान है। तो इस अकॉर्डिंग वो भी तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता होगा। और अगर वो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है तो इस स्थिति में ऊर्जा के उत्सर्जन में, अगर वो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है तो इस स्थिति में उसका जो उसके पास जो भी एनर्जी है, ये एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है। और अगर ये धीरे धीरे कम होने लगेगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाकर के नाभिक में गिर जाएंगे। मेरे कहने का ये मतलब है, जैसे परमाणु हो गया, अब इस परमाणु के बाहर ये हो गई कुछ कक्षाएं और ये हो गया नाभिक। ठीक, अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चल रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग में चलने पर इस इलेक्ट्रॉन को, जब ये वृत्ताकार मार्ग में चल रहा है, तो मैक्सवेल ने ये बताया था कि कोई भी कण अगर गतिमान हो किसी भी दिशा में, चाहे वो वृत्ताकार मार्ग में चले या सीधे चले, तो गतिमान कण हमेशा प्रकाश तरंगों का उत्सर्जन करते हैं। तो भैया इसको भी तो करना चाहिए था। अगर ये प्रकाश तरंगों का उत्सर्जन करता तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है ये धीरे धीरे कम होने लगती, और जब इसकी गतिज ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती तो इसकी ये जो वृत्ताकार मार्ग की कक्षा है ये धीरे धीरे छोटी होने लगती, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाकर के गिर जाता। बात समझ में? ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल में ये पहली कमी पाई गई रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, अर्थात तो वो नाभिक के अस्तित्व के विषय में, उनके अस्थायित्व के विषय में कुछ क्लेरिफाई नहीं कर पाए कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा का उत्सर्जन करता है कि नहीं करता। एंड इसमें अगला जो दोष पाया गया वो जरा देखिए,
तो अगला प्रश्न ये उठा कि अगर वृत्ताकार मार्ग में वो गति कर रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग में अगर वो गति कर रहा है तो वो तरंगों का उत्सर्जन करता है, प्रकाश के रूप में या फिर तरंग के रूप में ही वो तरंगों का उत्सर्जन करता है। उसकी जो जैसे वृत्ताकार मार्ग में वो चल रहा है तो चलने के लिए उसके पास एनर्जी होती है ना, तो जब वो उस एनर्जी को व्यय करेगा तभी चलेगा। तो ये जो व्यय एनर्जी है ये तरंगों के रूप में उत्सर्जित होनी चाहिए मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ नहीं हो रही थी। मतलब हो तो रही थी, जो रदरफोर्ड थे इनको इस विषय में कुछ मालूम नहीं था कि कैसे हो रही कैसे नहीं हो रही। तो दूसरी इनमें जो त्रुटि पाई गई वो ये पाई गई कि अगर वृत्ताकार मार्ग में चल रहा है तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, अर्थात तरंगों का उत्सर्जन करेगा, तो तरंगों का स्पेक्ट्रम कैसा होगा, बात समझ में। तो ये रेखीय स्पेक्ट्रम के विषय में कुछ बता नहीं पाए थे, ठीक है। तो ये हमारे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में उत्पन्न हुए दो दोष हो गए। पहला दोष क्या होता है कि परमाणु के अस्थायित्व के विषय में कुछ नहीं बता पाए थे, दूसरा रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल थे। बात समझ में आई, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।